तो फिर से दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेट मिशन क्लासेस में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए हम बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न 50 जो है हिंदी का लेकर आए हैं, जो सभी टॉपिकों से लगभग है। ठीक है, तो आज से आप लोगों को एक जीएस का 50 क्वेश्चन और एक हिंदी का 50 क्वेश्चन रेगुलर आपको इस यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लास पे अपलोड होता हुआ दिखाई देगा। और आप लोग चैनल को अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ दोस्तों दिया गया है, साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो साखी का जो तत्सम रूप होता है वो आपका क्या होता है, साक्षी होता है। ठीक है दोस्तों, तो साखी का तत्सम क्या होता है, यहाँ पर जो तत्सम स्वरूप पूछा है तो साक्षी होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 से हम देखें निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम शब्द आपका क्या होगा, अक्षर होता है। इसका जो तद्भव होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, अक्षर होता है। इस तरीके से इसका तत्सम क्या होता है, आपका अक्षर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 53। हम लोग यहाँ पर 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे, लगभग आपका 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो जलधि, जलधि का पर्यायवाची कौन सा है। तो जलधि किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है पद्माकर, कासार, सागर और ताल। तो ये इसका राइट जो उत्तर होगा आपका कौन सा उत्तर दोस्तों, सागर होगा। तो इसका एक ट्रिक हम आप लोगों को दोस्तों बता रहे हैं। ये ट्रिक आपका लगभग 100 तो नहीं, लगभग 90 से 95% काम करता है इसमें। तो सागर के पर्यायवाची में आप लोग अधिकांशता देखेंगे जिसमें आपका धा लगा रहेगा वो अधिकांशता आपका उत्तर किसका होगा, सागर का ही पर्यायवाची होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंह। सिंह के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है व्याघ्र दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है केसरी दिया है, तीसरा आपका मारीच और चौथा आपका मृगराज दिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट उत्तर की बात करेंगे तो ये आपका सिंह का पर्यायवाची आपका व्याघ्र भी होता है, केसरी भी होता है और मृगराज भी होता है, लेकिन आपका मारीच नहीं होता है। तो इसलिए आपका उत्तर नंबर कौन सा होगा, सी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये देखेंगे 55 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो सामिस का विलोम क्या होगा। तो सामिस का विलोम आपका क्या होता है, निरामिस होता है। तो सामिस का विलोम क्या होगा दोस्तों, निरामिस होगा। अगला क्वेश्चन है क्रिस। क्रिस का विलोम आपका क्या होता है। ठीक है, तो किस का विलोम आपका होता है, कहाँ पर, ये स्थूल। ठीक है, ये क्वेश्चन एक कभी काल ऐसा भी पूछ लेता है आपका स्थूल, नहीं स्थूल नहीं दोस्तों, आपका ये सूक्ष्म। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम भी क्या होता है आपका, स्थूल होता है। और क्रिस का विलोम भी आपका क्या होता है, स्थूल होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर की बात करें क्वेश्चन दोस्तों, तो सूर्योदय में कौन सी संधि है। ठीक है, तो सूर्योदय में अगर दोस्तों देखेंगे हम लोग कौन सी संधि है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा, गुण संधि होगा। कौन सा दोस्तों, गुण संधि। तो यहाँ पर भी इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा इसका ट्रिक। तो ये ट्रिक आपका 100% काम करता है, जो आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे। तो गुण संधि में अधिकांशतः आप लोग देखेंगे क्या लगा रहता है, आपका ओ की मात्रा और ए की मात्रा लगी रहेगी। तो वहाँ पर आपका कौन सी संधि होगा, गुण संधि। एग्जाम्पल तौर पे जैसे आपका हो गया महेश, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ईश। तो महेश में कौन संधि है, गुण संधि। जैसे आपका हो गया महोत्सव, महोत्सव में आपकी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। जैसे आपका हो गया रमेश, रमेश में भी आपकी कौन सी संधि होगी, गुण संधि। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ए की मात्रा, यहाँ पर भी ए की मात्रा, यहाँ पर आपका ओ की मात्रा। तो जहाँ पर ए और ओ की मात्रा लगी रहेगी वहाँ पर आपकी कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कौन सा, वागीश। वागीश का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो वागीश का कौन सा सही संधि विच्छेद है, तो आपका यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वाक धन ईश। इसमें आपका कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि का पहले नियम के तहत ये बनता है, वाक धन ईश बराबर क्या होगा आपका, वागीश होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, सौतेली माना के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो सौतेली माना के लिए उपयुक्त शब्द आपका कौन सा होता है, वी माता होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट उत्तर होगा कौन सा होगा, वी माता होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जो पुरुषों के लिए अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो पुरुषों के लिए अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, पुरुषोचित।
ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा आपका? पुरुषोचित। ठीक है, आप लोग कमेंट करके भी बताइए। हम लोग कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं आपका, तो कमेंट करके आप लोग बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि हम उत्तर गलत बता दिए हैं या इसका उत्तर ये होगा, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका पूछा उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो उत्थान शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग लगा है? उत लगा है। ठीक है, उपसर्ग कौन सा लगा है? उत। और उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? जो किसी शब्द के, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के किसमें लगे? आदि में लगे। आदि मतलब क्या होता है आपका? प्रारंभ। ठीक है, आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ में अगर आपका लगता है या आदि में लगता है तो वो किसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा प्रति शब्द में प्रति किस उपसर्ग में नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रतिदिन में यहाँ भी लगा, क्योंकि दिन में प्रति लगाकर हम लोग प्रतिदिन बनाते हैं। ध्वनि में प्रति लगाकर प्रतिध्वनि बनाते हैं, ये भी आपका सही है। अगला दिया गया यहाँ पर प्रतिनिधि, निधि में हम लोग प्रति लगाकर प्रतिनिधि बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यही आपका गलत है। ठीक है, तो प्रतिभा में आपका प्रति उपसर्ग नहीं लगा हुआ, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 63। थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है कौन सा? 63। ठीक है, थोड़ा सा देख ले, आप लोगों को दिख रहा है क्लियर कि नहीं दोस्तों? तो हाँ, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोगों को दिख रहा है पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर पूछा है चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में देखा जाए दोस्तों कौन सा समास है? द्विगु समास। तो चौराहा में आपका कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास का आपका परिभाषा ही है क्या? प्रथम पद संख्यावाची समास को हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें करेक्ट उत्तर क्या होगा आपका? द्विगु समास। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे चवन्नी हो गया, अठन्नी हो गया, ठीक है, या चौराहा हो गया, यदि यही आपका। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आपके सब क्या होते हैं? द्विगु समास के एग्जाम्पल होते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। आनंद मग्न में कौन सा समास है? ठीक है, आनंद मग्न में कौन सा समास है? तो दोस्तों इस बात को हम लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग किसी समास का विग्रह करते हैं, अगर उसमें किसी कारक की विभक्ति चिन्ह आ जाती है तो उसमें 100% आपका कौन सा उत्तर सही होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो आनंद में मग्न, जैसे जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे समास का, तो क्या होगा? आनंद में मग्न। ठीक है, तो इस प्रकार के समास क्या होते हैं? आपका तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 65। और 65 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा होगा? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग एक विकल्प देखेंगे, महादेवी दिया है, मतलब महादेवी वर्मा। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वेदना की कवयित्री। वेदना की कवित्री कहते हैं किसको? महादेवी वर्मा को। या इनका एक और नाम है क्या? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? तो भक्ति काल का इनमें से कौन सा कवि नहीं है, ये आपका पूछा है। तो मीरा बाई भी आपका उत्तर राइट है, नरोत्तम दास भी आपका उत्तर सही है, और अब्दुल रहीम खान खाना भी आपका उत्तर सही है। तो इसका उत्तर कौन सा यहाँ पर गलत है? सेनापति आपके भक्ति काल के कवि नहीं है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 67। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आपका दिया गया मधुशाला के लेखक कौन है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मधुशाला किसकी पुस्तक है? मधुशाला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मधुशाला की बात करेंगे तो मधुशाला जो है किसका? हरिवंश राय बच्चन का। यहाँ शॉर्टकट में नाम दिया है बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन का। इसके अलावा एक रचना इनकी और बहुत ही प्रसिद्ध है, वो क्या है? मधुबाला।
तो मधुबाला मधुशाला ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है किसकी, हरवंश राय बच्चन की। इनका एक प्रश्न दोस्तों और पूछा जाता है, वो क्या है, इनकी आत्मकथा जो क्या है, क्या भूलूं और क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा हरवंश राय बच्चन की। ये भी कई बार प्रश्न आपका एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका पहला ही उत्तर आपका स्वच्छ सही है, क्योंकि हम लोग स्वच्छ इसी तरह से शुद्ध लिखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69 पे क्वेश्चन चले। तो यहाँ पर दिया गया है, युद्ध दानों में कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, युद्ध दानों में कौन सा अलंकार है ये आपका बताना है। तो युद्ध दानों में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें आपका कौन सा होगा, यहाँ पर आपका कौन सा होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे तो रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार का परिभाषा ये, जिसमें उपमा उपमेय का क्या किया जाए, सीधा रूप दे दिया जाता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में देखें कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो आपका करेक्ट उत्तर होगा कहाँ, यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे। तो सम, सी, से, सा, सु, ये अगर शब्द आपको कहीं भी मिल जाए, अगर उसमें आपका अलंकार पूछता है, तो आपका 100% कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। सम, सी, से, सासु, अगर ये कहीं भी एग्जाम्पल में आपको दिख जाता है, तो वहाँ पर 100% आपका क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 71 की बात किया जाए दोस्तों, 71 में आपका क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है। तो दोहे का उल्टा छंद आपको पता ही होगा क्या होता है, दोहे का उल्टा सीधा आपका सोरठा होता है। क्यों, क्योंकि दोहे में आपका 13-11 करके होता है मात्रा, और सोरठा में आपका जस्ट इसी को उल्टा 11-13 और 11-13 होता है। जिसको ना समझ में आए फिर से आप लोग समझिएगा, अर्थात दोहे के पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, जबकि सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना यहाँ तक क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 में देखेंगे, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 16 मात्राएं होती है। तो चौपाई में आपकी 16 मात्राएं होती हैं, और इसमें कुल कितने चरण होते हैं, चरण की बात करें दोस्तों तो कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, चारों चरण में आपके क्या होते हैं, 16 मात्राएं होती है। इसलिए चौपाई को हम लोग क्या कहते हैं, एक सममात्रिक छंद भी कहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 73 का। 73 में आपका पूछा गया है, झांसी की रानी कविता में रस कौन सा है। तो झांसी की रानी, जैसे आपको पता होगा कि झांसी की रानी रचना किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस है, आपका वीर रस है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। झांसी की रानी जो कविता लिखी है, कौन लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान इसको लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में आपके पूछा है, सर पटकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो सर पटकना, जो हम लोग ऐसे सर अगर पटकेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का। तो यहाँ पर आपका उत्तर नंबर पहला यहाँ आपका सही हो जाएगा, क्या, हताश होना, मतलब पूरी तरह से हताश हो जाना। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, अगर वो हमारा काम सफल नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, सर पटकते हैं, अर्थात पूरी तरह से हताश हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग मेहनत करिए, सर पटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो 100% हमारी गारंटी है, आपको यूपीपी में सफलता जरूर मिलेगी, 100%। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आप लोग डेली की डेली हमारी वीडियो जरूर देखिए यूट्यूब पर। और जो भी चैनल हमारे अभी ग्रेट मिशन को सब्सक्राइब नहीं करी हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका पूछा है 75। तो 75 में हम लोग देखेंगे, कौवा चला हंस की चाल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो कौवा चला हंस की चाल, इसका लोकोक्ति पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंधानुकरण करना। ठीक है, तो अंधानुकरण करना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, रस के अवयव हैं। तो रस के कितने अवयव होते हैं, रस के दोस्तों कितने अवयव होते हैं, 4। पहला आपका, जैसे यहाँ बता दे रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं क्या, आपका क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, फिर
विभाव होता है, उसके बाद फिर आपका क्या होता है, संचारी भाव होता है। ठीक है, तो अस्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव, और आपका क्या होता है एक आपका एक और होता है यहाँ पर अस्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव, और एक और आपका होता है, उसको कहते हैं हम लोग अनुभाव। हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, अनुभाव। ये थोड़ा हम भूल रहे थे, लेकिन आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो अस्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव और आपका अनुभाव होता है। इस प्रकार से रस के कितने अवयव होते हैं, 4 अवयव होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है मोटी शब्द क्या है। तो मोटी शब्द है क्या, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा आपका, मोटी शब्द क्या है, पुल्लिंग। ये अपवाद में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, मोटी जो है पुल्लिंग है। इसके अलावा अपवाद में आपका एक क्या पूछा जाता है, दही। दही भी एक क्या है, पुल्लिंग है, ना कि आपका स्त्रीलिंग। इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, महाकवि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो जायसी द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, आपका यहाँ देख सकते हैं पद्मावत। ये पूछ रहा है किस भाषा में लिखा गया है। ये आपका भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा गया है आपका अवधी भाषा में। तो इसको आप लोग ध्यान से ये देखिएगा दोस्तों, अवधी भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा क्या पद्मावत है अवधी भाषा में। खड़ी बोली का पहला उपन्यास आपका पूछा जाता है, वो क्या है, आपका ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत के द्वारा लिखा गया क्या प्री प्रवास है। और आपका ये पढ़े होंगे आप लोग पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई भी, ये भी आपका क्या है, एक महाकाव्य है ये। लेकिन आपका ये अवधी भाषा का पूछा गया तो अवधी भाषा का ये होता है क्या आपका पद्मावत होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर आगे ऊपर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 बात कर रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 ठीक है ये दोस्तों 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब आपका मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, तो उदंडमार्तंड। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित जुगल किशोर मिश्र के द्वारा पहला यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम क्या था, उदंडमार्तंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। 81 में यहाँ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है, भक्तों की सेना जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही है, भक्तों की तुड़की जा रही है। तो इसमें राइट उत्तर आपका बी वाला सही है ना, भक्तों की मंडली जा रही है। ठीक है, भक्तों की मंडली जा रही है, आपका उत्तर नंबर कौन सा, बी वाला एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। रामचरितमानस में पूछा गया कुल कितने कांड है। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड है दोस्तों, कुल 7 कांड है। ठीक है, 7 कांडों का नाम हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला आपका क्या होगा जी, बाल कांड होगा। दूसरा आपका अयोध्या कांड होगा। तीसरा आपका क्या होगा, अरण्य कांड होगा। चौथा आपका किष्किंधा कांड होगा। पांचवा आपका सुंदर कांड। छठवा आपका लंका कांड। और सातवां आपका क्या होता है, सातवां आपका होता है उत्तरकांड। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, 7। इसमें एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है दोस्तों, एडवांस में आप लोग याद रखिएगा। रामचरितमानस में पूछा जाता है कभी कभी इसमें रस कौन सा है। तो रस कौन सा है, तो इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, किस रस का, तो शांत रस का प्रयोग किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सी प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है, तो आपका यहाँ पर आंसू भी सही है, कामायनी भी सही है, झरना भी सही है। यहाँ पर आपका उत्तर, यहाँ पर कौन सा रचना इनकी नहीं है, तो पल्लव आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है, इसलिए इसका राइट उत्तर क्या होगा, पल्लव हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 84 की बात करें तो 84 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुहावरा कौन सा नहीं है, घाव हरा होना, खून खौलना, कान भरना, निर्धन आदमी होना। हाँ, तो आपका उत्तर नंबर यहाँ पर डी सही है। कौन सा, निर्धन आदमी होना। ठीक है, ये एक क्या है, लोकोक्ति है, ना कि आपका मुहावरा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 85, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर आपका उत्तर नंबर हो जाएगा कौन सा? बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा उत्तर। कौन सा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन दोस्तों ये जो है क्या कहते हैं, सरस्वती पत्रिका के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर सरस्वती पत्रिका की बात करें तो इसकी स्थापना सन कब? 1900 ईस्वी में कौन किया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। सबसे पहले प्रतिपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। उसके बाद ये जो है 1903 ईस्वी में इसका जो है संपादक कौन करता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। करीब ये 20 सालों तक इसका संपादक करते हैं, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का ज़्यादा ही प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाता है, इसके लिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा? 86। क्वेश्चन नंबर 86 में आप लोग देख सकते हैं कपीश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो कपीश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो कपि धन ईश्वर इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो कपि धन ईश्वर, कपि धन ईश्वर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये व्यंजन, इसमें आपका कौन सा सही उत्तर होगा जी दोस्तों? तो यहाँ पर आपका उत्तर सही होगा व्यंजन संधि सही हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन संधि नहीं, व्यंजन नहीं होगा, कपि ईधन ही, हाँ सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया। यहाँ पर आपका कपीश्वर में कौन सा होगा? दीर्घ संधि होगा, कपि धन ईश्वर, ठीक है। आपका दीर्घ संधि उत्तर होगा, आप लोग सही कर लीजिए, इसमें दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा? 87, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अभी अभी हमने बताया था। तो संस्कृत से जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जो हिंदी में कन्वर्ट होकर आते हैं उनको हम लोग तद्भव कहते हैं, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर मित्र आपका तत्सम ही है, सज्जन भी आपका क्या है? तत्सम ही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगर विकल्प इसका ऊपर दिया गया है, विकल्प आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, विकल्प आ रहा है। तो इसमें आपका क्या पूछा गया था? तद्भव ही पूछा गया था। हाँ, तद्भव पूछा गया था ना। हाँ, तो कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, थोड़ा सा पीडीएफ में आपका दोस्तों कट गया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ध्यान से आप लोग देखें, यहाँ पर लिखा गया साजन। तो साजन क्या है? आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि साजन का ही तत्सम क्या होता है? सज्जन होता है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही विकल्प क्या है? तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ विकल्प क्या होगा? तंग करना, कर्ज वसूल करना, मूंग की खेती करना, लड़ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तंग करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा तंग करना। अगला क्वेश्चन नंबर 89, जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसके वाक्यांश के लिए क्या कहेंगे? जो खाना मुफ्त में मिलता है उसको क्या कहते हैं? इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका लंगर। इसको करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों? लंगर, लंगर कहते हैं। जो मुफ्त में खाना मिलता है उसके लिए हम लोग लंगर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 90, निहित शब्द का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो निहित शब्द का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर आपका दिया गया मरा हुआ, यहाँ पर आपका नियत, यहाँ पर नियत और यहाँ पर निहित दिया है। तो निहित का सही अर्थ क्या होता है? निहित का सही अर्थ यहाँ पर आपका क्या होगा? मरा हुआ, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा, कौन सा होगा? मरा हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, तितली उपन्यास किसकी रचना है? ठीक है, तो तितली उपन्यास किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन नंबर 92, वह हमसे फूट गया, इस वाक्य में फूट का अर्थ क्या होगा? अलग होना, क्रोध करना, प्रकट होना, दोस्ती करना। तो फूटना मतलब अलग होना, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, आप लोग क्वेश्चन देखिए और कमेंट में आप लोग उत्तर दे सकते हैं, तब तक हम देखें सब कुछ सही चल रहा है। तो हाँ, बिल्कुल आपका सब कुछ सही है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। 93 में आपका पूछा गया है, अंजनी पुत्र कौन कहलाते थे? तो वैसे भी आप लोग जानते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अर्थात अंजनी पुत्र किसको कहा जाता था? हनुमान जी को कहा जाता था, ठीक है। तो अंजनी के लाल ये थे ही हनुमान जी हमारे, तो हनुमान जी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी छंद शास्त्र में तुक, तुक का अर्थ क्या होता है? तो हिंदी में जब हम लोग क्या पढ़ते हैं? छंद, छंद में तुक, तुक को हम लोग क्या कहते हैं? तो तुक का मतलब होता है लय, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लय कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 95 की बात करें तो हिंदी में वे पूछा गया है, हिंदी भारत में क्या नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर पूछा क्या नहीं है। तो हिंदी है राष्ट्रभाषा, ये भी आपका सही है।
संपर्क भाषा है, ये भी आपका सही है। मातृभाषा, ये भी आपका सही है, लेकिन विदेशी भाषा हिंदी नहीं है, यही उत्तर आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो उत्तर आपका कौन सा होगा? विदेशी भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसमें से पूछा गया ऐसा कौन सा शब्द है जो हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर आपका सी हो जाएगा, क्या? स्नान घर। स्नान घर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 की बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ये ध्वनि कहलाती है। इसका करेक्ट उत्तर आपका ध्वनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, रत्नाकर शब्द का अर्थ क्या है? तो रत्नाकर के यहाँ पूछेगा, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ तो फिलहाल आपका अर्थ पूछा है, लेकिन इसका सही क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची होना चाहिए, फिलहाल अर्थ भी सही है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये उत्तर किसका आपका है? समुद्र का है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, ये अर्थ है, तो समुद्र का है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 99, और क्वेश्चन नंबर आपका 100 देखेंगे। तो 99 में आपका कह रहा है क्वेश्चन, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ऑप्शन में ये है आर्यों का, यूनानियों का, ईरानियों के, या फिर तुर्कों का। तो ये इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा दिया गया है? तो ईरानियों का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर कभी काल ये भी प्रश्न पूछा जाए, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट ही है। हिंदी किस भाषा का क्या है? किस भाषा का क्या है? शब्द है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका? तो फारसी भाषा का हिंदी शब्द है। तो हम लोग इस सेशन में सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका 100 वाला देखेंगे। ठीक है, ये आपका पूछा गया, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, उसके बाद समूहवाचक आपका होता है, भाववाचक होता है। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा पूछा है। तो भाववाचक में आप लोग देख सकते हैं, आपको कृपण दिया है, कुशल दिया, करुण दिया और कौशल दिया। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, और पूरे 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। एक बात से हम लोग थोड़ा सा दुखी हैं दोस्तों, लाइक बहुत कम इस पर मिल रहा है, आप लोग बहुत कम प्यार दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों को भी हेल्प करिए दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो तो हमारे बहुत सब लोग देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप लोगों का फ़ायदा ही होगा। आने वाले एग्जाम में, कोई भी हो एग्जाम, उसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए 50 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग जितना हम बोले, आप लोग अगर कर लेंगे तो आपके लिए जो है अच्छा ही होगा, और हमारे लिए भी अच्छा ही होगा दोस्तों। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।